और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि समान नागरिक संहिता पर क्या आपत्ति है, क्या आपत्ति हो सकती है। समान नागरिक संहिता पर छिड़ी बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज एक मीटिंग बुलाई है। कहा जा रहा है कि विधि आयोग के सामने लॉ बोर्ड अपना मसौदा रखेगा। AIMPLB के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि मुसलमान अपने वतन से प्यार करते हैं लेकिन निजी कानूनों में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते। तो केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने पूछा है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाहबानों के साथ इंसाफ किया था क्या, और यह भी पूछा है कि अगर मजहब ही सिविल लॉ तय करेंगे तो फिर क्रिमिनल लॉ में भी CRPC क्यों नहीं वहां पर भी पर्सनल लॉ। आरिफ मोहम्मद खान ने यह बड़ा सवाल पूछा है। और साथ ही बड़ा सवाल है कि लाखों करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को पर्सनल लॉ ट्रिपल तलाक में क्यों न्याय नहीं दिला पाया, उसके लिए क्यों कानून बनाना पड़ा सरकार को, और कानून बनाने के बाद ही तो न्याय मिला। साथ ही यह भी एक बड़ा सवाल है कि बदले दौर में जब आधी आबादी आगे बढ़ रही है तो फिर उनको लेकर पुरानी व्यवस्था का आग्रह क्यों। यह बड़ा सवाल है। सवाल वोट बैंक की सियासत का भी है जिसका उल्लेख PM ने पिछले दिनों किया था। क्यों सियासत पसमानदा मुस्लिमों और महिलाओं को हक देने के नाम पर भ्रम फैलाने लगती है। आपने यानी आम आदमी पार्टी ने UCC पर अपना समर्थन पहले दिया, कहा कि होना चाहिए, लेकिन जब उन्हें लगा कि इसका तो वोट बैंक में नुकसान होगा तो पाला बदल लिया। अब सुर बदल लिया आम आदमी पार्टी ने। अब पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा है कि UCC से सिखों के रिवाज प्रभावित होंगे। जाहिर है कि उन्होंने केजरीवाल के स्टैंड में लगता है संशोधन कर दिया है। केरल में की बात कीजिए तो वहां पर CPM ने इसे सियासी मौका मान लिया है और UCC के खिलाफ धरने प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। तो कांग्रेस ने भी मुस्लिम इलाकों में अपना अभियान तेज कर दिया है। पिछले दिनों लॉ मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में कई पहलुओं पर चर्चा की गई और बताया गया कि किसी भी मजहब के रीति रिवाज और परंपरा तो प्रभावित इसमें नहीं होंगे UCC में, लेकिन भ्रम फैलाया गया कि दूसरे समुदाय पर हिंदू कोड लागू होंगी। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान ने पूछा है कि क्या हिंदू धर्म में तलाक का उल्लेख है क्या। लेकिन पर्सनल कानून में महिलाओं के हक को अलग करने का मौका मिल जाता है, जबकि हर धर्म में बदले दौर में लोगों ने प्रोग्रेसिव सोच को अपनाया है। दुनिया की बात कर लीजिए, हर मुल्क में अपना सिविल कोड है, उसमें किसी पर्सनल लॉ की इजाजत नहीं है। तो फिर भारत में ही अलग अलग कानून क्यों। उदाहरण भी हमारे सामने, अपने यहां का भी, गोवा में वर्षों से कॉमन सिविल कोड है, किसी को दिक्कत नहीं है। अगर गोवा में शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार पर कोई बहस नहीं है तो फिर UCC को लेकर यह बहस हो क्यों रहा है। ये तमाम सवाल हैं। हालांकि समान नागरिक संहिता को लागू करने के विचार का मुस्लिम समाज के लोग समर्थन भी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में। सुनिए उनको। 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री है, किसी एक समाज के प्रधानमंत्री नहीं है। तो जाहिर सी बात है हमारे देश के लिए आज तक जो भी डिसीजन लिए गए वो हमारे फेवर में निकले और इंशाअल्लाह ताला ये भी फेवर में ही निकलेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो सभी समाज के प्रधानमंत्री हैं और उनका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सभी के लिए, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितना पूरा जो नया कायदा कानून जो आ रहा है तो वो सभी के लिए बेहतर के लिए होगा। तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं जो है ये कानून जो हुआ है इस पे मैं बहुत समझता हूँ और ये जो मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है ये सभी मुसलमानों और हिंदुओं के सबके हित में किया है और ये सभी के लिए अच्छा है। जी, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी को लगता है कोई दिक्कत नहीं है, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं, उनको लगता है कि ये सब ठीक रहेगा और सभी के लिए कानून होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि कुछ लोगों को दिक्कत क्यों है। इसी सवाल पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ में अतीकुर रहमान साहब भी हैं जो कि इस्लामिक मामलों के विशेषज्ञ, रिसर्च स्कॉलर, इस्लामिक स्टडीज़ के हैं। हम इन दोनों का रुख करते हैं। मैं पहले विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, आज अहम बैठक है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, बोर्ड की तरफ से यह बैठक है, लेकिन जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा था अब से कुछ दिन पहले कि भाई इस पर अभी इधर उधर बयान मत दो, जब राय मांगी जाएगी तो राय अपना देना, लेकिन उसके पहले
इस तरह की बातें जो कुछ लोग कर रहे थे, उसको उन्होंने कहा था कि नहीं करनी चाहिए। तो सवाल ये है विनोद जी कि जब बाकी दुनिया के सभी मुल्कों में सिविल कोड है, तो हमारा मुल्क भी तो इसी ग्रह पर है, इसी गोले पर है, इसी धरती पर है, तो हमारे यहां एक सिविल कोड होने में दिक्कत कहां पर है और किसको दिक्कत है, या सिर्फ ये सियासत है और सिर्फ सियासत को ही दिक्कत है? विनोद जी। लाल जी, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, और उसमें जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं फिरंगी माली साहब जी, उनका भी आपने उल्लेख किया था उस रिपोर्ट में कि वो बता रहे थे कि हम इस देश से प्यार करते हैं, लेकिन हमें अपनी जो निजी उनका कानून है या निजी जो उनकी अपनी बनी हुई है व्यवस्था, उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देखिए उनके बातों में कितना कॉन्ट्रास्ट है कि एक देश के रूप में वो मानते हैं कि वो देश के नागरिक हैं, ठीक, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि इस देश की व्यवस्था के साथ में उनका अपना जो पर्सनल लॉ है वही उनका कानून है। तो ये एक तरह से जिस संविधान की दुहाई देते हुए थकते नहीं हैं लोग, ठीक है, और हर बात में समानता और एकता की बात कहते हैं, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए दिखते हैं जी। ये दिक्कत क्या है, इस बात को आप आरिफ मोहम्मद खान की बात को भी आपने कोट किया था, लेकिन सवाल ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या, ये भी समझने की जरूरत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, कोई सरकारी संस्था नहीं है, या न ही सारे मुसलमान जो इस देश में 20 करोड़ की आबादी है उनको रिप्रेजेंट करते हैं जी। वो ये जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें देश के जो प्रसिद्ध मौलवी हैं, दानिश्वर हैं, वो इसमें शामिल हैं, और वो एक अपनी राय बनाते हैं जो उनके एक शरिया के कानून में तय होता है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान जब कहते हैं कि क्या इस देश में जो प्रोग्रेसिव सोच है जी, या इस व्यवस्था में जब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उनको कामकाजी महिलाएं हैं, घर से बाहर निकल रही हैं, उनको भी एक नई होप लग रही है, एक उम्मीद बढ़ रही है इस नए दौर के ह्यूमन एम्पावरमेंट से, तो क्या उनके लिए अलग से चीज़ों को इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए जी? रही बात जो इसकी चर्चा के साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो लॉ मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें अभी तक जो अभी आए हैं उसमें फीडबैक आए हैं, 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसमें अपना रिएक्शन और अपना फीडबैक दिया है। उसके आधार पे उसने एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया है, और बेसिक फ्रेमवर्क जो है ये बताना जरूरी है दर्शकों को जी कि ये बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो लैंगिक समानता की है, ठीक है, जो उसमें है कि किसी भी धर्म के लोग, जब हम कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कि हम भारत के लोग, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उसकी लैंगिक समानता है, जो महिला हो या पुरुष हमारे यहाँ इक्वल स्टेटस में है, ठीक है। तो इस इक्वल स्टेटस को आप जब सामने में रखते हैं तो उसको पर्सनल लॉ के गाइडलाइन में कैसे आप उसको कमतर आंक सकते हैं, यही चीज की बहस है, और इसी चीज पे लॉ कमीशन ने अपनी राय जो है इन लोगों से मांगी थी। आज जो फिरंगी माली साहब कह रहे हैं कि वहां पे एक मीटिंग चल रही है और उसमें वो लोग एक मसौदा तैयार करेंगे, लेकिन मसौदा तैयार करने के साथ साथ उन्होंने आम लोगों के लिए भी, अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी एक जारी किया है, मेल भी जारी किया है, जिसमें वो लोगों को बता रहे हैं कि आप अपनी तरफ से इसके खिलाफ में खड़े होइए, और लोगों को बताइए कि ये चीज ये गलत हो रही है। तो ये गलत सही का फैसला अगर एक मौलवी के रूप में वो कर रहे हैं, तो फिर इस देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका क्या होगा? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि क्या होगा संवैधानिक व्यवस्था का। विनोद बंसल जी भी हमारे साथ, बीएचपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत विनोद जी। और अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अतीकुर रहमान जी से मैं पहले प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर विनोद जी आपके पास आऊंगा। अब बढ़िया से दीजिएगा अपनी प्रतिक्रिया। अतीकुर रहमान साहब, ये बताइए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बात कह रही है कि हम देशभक्त हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, लेकिन पर्सनल लॉ में हम कोई छेड़छाड़ नहीं चाहते, जैसा चल रहा है वैसा ही सब कुछ चलना चाहिए, चाहे कहीं पर किसी को अगर कमतर अधिकार मिल रहा है, महिलाओं को, बेटियों को अगर कम भी हक है तो वैसा ही रहना चाहिए। आप इस्लामिक स्टडीज के स्कॉलर हैं, आप इस बारे में क्या मानते हैं? क्या उनकी बात ये जायज है? देखिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उनको क्लियर सिग्नल मिलना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कि महिलाओं के साथ में आज तक के जो धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान और शरिया के नाम पर वो भेदभाव करते आए हैं, वो नहीं चलेगा। ये देश ना शरिया से चलेगा और ना ही आरिफ मोहम्मद खान की
जो सोच है उससे चलेगा, ना किसी पार्टी के मैनिफेस्टो से चलेगा। ये हाँ। देश चलेगा संविधान से। ठीक। 2 दिन पहले विनोद जी ने जो जिक्र किया, हाँ। जो हमारे उसकी मीटिंग हुई पर्सन अपने जो कमेटी थी इसके लिए, जी। उसमें ट्राइबल्स को अलग कर दिया गया है। आपने देखा होगा ट्राइबल्स को मांग की गई है कि ट्राइबल्स को ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग रखा जाएगा। हाँ, इस तो बारे आप में एक बताइए प्रस्ताव है। हाँ। यस, तो आप बताइए अगर ट्राइबल्स को आप अलग कर देते हैं, और मैंने 2 दिन पहले भी कुछ इंटरव्यूज वगैरह में एक अलग प्लेटफॉर्म में शामिल हुआ था। हाँ। मेरा ये आभास था कि मोदी सरकार क्योंकि बहुत मोहब्बत करती है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से, तो एक ऐसा ढांचा तैयार होकर हमारे सामने आ सकता है जो कि हम रेडी रहेंगे मोदी सरकार के इसके लिए कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए रहेगा, क्योंकि मुसलमान महिला तो प्रताड़ित है ना साहब, ट्राइबल प्रताड़ित आ रहा नहीं हूं है, विनोद बंसल जी, आ रहा हूं। महिला प्रताड़ित नहीं है, कोई और समुदाय सिख प्रताड़ित नहीं है, पारसी कोई प्रताड़ित थोड़ी है। तो ये वाला जो कानून आ रहा है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए आ रहा है या सभी के लिए आ रहा है सर? ऐसा हमारा आभास है, ऐसा हमारा आभास है। हम रेडी रहेंगे हमारी सरकार के, मोदी सरकार के, कि वो अगर इक्वालिटी को मद्देनजर रखकर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस के नाम पर अब ये ट्राइबल्स को अलग रखने वाली बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ। अगर विनोद जी समझा सके तो समझा सके। ठीक है, ठीक है, हम लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन विनोद बंसल जी की पहले प्रतिक्रिया। विनोद बंसल जी, अतीकुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है, पर्सनल लॉ बोर्ड वाले को बिल्कुल कह दिया जाए कि देश तो संविधान से चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप ट्राइबल को छूट दे सकते हैं तो क्या इसी तरह का छूट शायद वो मांग रहे हैं कि किसी और कम्युनिटी को भी इससे छूट दी जा सकती है क्या? विनोद बंसल जी, देखिए 2 बातें हैं जी। इनको कुछ लोग कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें हैं। नहीं, एकता नहीं है, एक रूपता नहीं है, लेकिन हाँ, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड नाम की जो संस्था है जी, जो अलगाववादियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो देश विरोधियों के साथ खड़ी रहती है, जो आतंकवादियों की पैरवी करती है, उस संस्था ने आज ही एक बारकोड के साथ एक लेटर जारी किया है जी। मैं चाहूंगा कि उस लेटर को आप भी फ्लैश करें। मैंने अभी मीडिया को सर्कुलेट किया थोड़ी देर पहले। उस बारकोड में क्या करा है उन्होंने कि इस बारकोड के माध्यम से इसमें एक नीचे लिंक भी दे रखा है। बारकोड को क्लिक करके आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ईमेल आईडी खुल जाएगा। हाँ। उस ईमेल आईडी को खुलने के साथ ही जो रेडीमेड टेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड द्वारा बनाया हुआ, तो जो जिहादी सोच से प्रेरित जो टेक्स्ट है वो आपके ईमेल आईडी में ऑटोमेटिक चला जाएगा। अच्छा। और वो उसमें सीधा उनके जो लॉ कमीशन की और बाकी जो संस्थाओं की जो ईमेल आईडी है वो 2 वाले मैसेज बॉक्स में आ जाएंगी जी। और वो उन्होंने कहा है कि आप सीधा सीधा इसको क्लिक करिए और सेंड कर दीजिए। बस आप अधिकाधिक व्यूज जब जाएंगे तो लॉ कमीशन अपने आप में जो है उसको जो यूसीसी को बंद कर देगा, यूसीसी को नहीं इम्प्लीमेंट करेगा ये। आप देखिए कि देश के लॉ कमीशन ने लोगों से इंडिपेंडेंट सुझाव मांगे हैं। ठीक उन है। सुझावों को प्रेरित कर जिहादी मानसिकता से उसको ट्विस्ट करके और ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट के बजाय इनके जिहादी पॉइंट जो है ना उसमें जाएं। मैंने लॉ कमीशन से मांग की है कि ऐसे सब लोगों के प्रति भी आपको सचेत रहना पड़ेगा जो कि षड्यंत्र पूर्वक लोगों तो आपकी तरफ से भी ऐसा कोई अभियान चल रहा है क्या? नहीं, हमें कोई अभियान की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हमने तो जनता से आह्वान कर रहे हैं हम लोग कि अधिकाधिक संख्या में अपने व्यू पॉइंट दें। देखिए, जो लॉ कमीशन ने कहा है वो उसके अनुसार जो है लोगों को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, व्यू पॉइंट देने चाहिए। लेकिन आप कोई ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन इस तरह का नहीं चला रहे हैं जैसा आपने जिक्र किया उनके पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में? नहीं, आवश्यकता नहीं है। देखिए, देश के नागरिक बड़े जागरूक हैं, देश के नागरिक समझदार हैं, इसीलिए लाखों की संख्या में व्यू पॉइंट जैसे विनोद जी ने बताया। अतीकुर रहमान साहब जी, आपके पास भी आऊंगा। अतीकुर रहमान जी जिस तरह से अपनी बात को गोलमोल करके जलेबी बना करके और आपके सुधी दर्शकों को लपेट दिया, लेकिन इन्होंने एक बात साफ साफ नहीं कहा कि यूसीसी चाहते नहीं चाहते। एक बात, दूसरी बात यह कि ट्राइबल्स के बारे में तो इन्होंने कहा, लेकिन मुसलमानों के बारे में ये नहीं कहा कि आखिरकार हलाला के बारे में इनका क्या विचार है। आखिरकार 3 तलाक खत्म करने पर इनको परेशानी क्यों है? आखिरकार ये बताइए कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को वो अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए जो हिंदू महिलाओं को है? आखिरकार उनको संपत्ति का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, चलिए इन सवालों के साथ मैं आता हूं आपके पास। विनोद बंसल जी, लौटता हूं आपके पास। विनोद मिश्र जी के पास चलता हूं। विनोद मिश्र जी, जो बात अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं, एक लाइन में सबसे पहले इन्होंने डिस्क्लेमर डाल दिया
कि भाई ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये कहा जाए कि वो इस चीज में कानून का पालन करे, लेकिन उसके बाद जो सवाल अतीकुर रहमान साहब उठा रहे हैं, ये बताइए कि क्या उस सवाल को उठा करके वो और भी समाज के लिए उस तरह की छूट की बात कर रहे हैं क्या? देखिए, जैसा कि विनोद बंसल जी ने कहा है, अतीकुर रहमान साहब बहुत ही विद्वान आदमी हैं और बड़ा स्कॉलर हैं, बेशक। लेकिन जैसे विनोद बंसल जी ने कहा कि वो जलेबी की तरह घुमा घुमा के सारी बातों को रखती है। हाँ। उनकी बात में क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आरोप है। हाँ। और आरोप ये है कि जब वो ट्रैवल की बात कहते हैं तो उनसे इसी चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए आपसे निवेदन कर रहा था। ज़रूर ज़रूर। कि वो स्टैंडिंग कमेटी में जब बात आई थी उस समय में जितने भी एमपीज थे, 30-31 एमपीज वहाँ पे थे स्टैंडिंग कमेटी में, सुशील मोदी की अध्यक्षता में जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसमें जो भ्रम फैलाने की बात हुई थी, जो पहले दिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसका जिक्र किया था कि ये यूसीसी नहीं है, उसको वो हिंदू कोड बना के प्रचारित कर रहे थे कि जब कभी भी अगर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा देश में तो एक हिंदू कोड सबके सामने में होगा। तो इस भ्रम का इम्पैक्ट ये हुआ कि हर लोग ये बात समझने लगे थे कि उनके जो रीति रिवाज है, उनके जो शादी विवाह का प्रचलन है, जो उनका अपना संबंध है लोगों के साथ में, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। एक मान्यता जो हिंदू कोड में है उसी के हिसाब से सारे फ्रेमवर्क होंगे जी। इसी के लिए अतीकुर रहमान साहब जरा सुन लें इन चीजों को। इसलिए जो लॉ कमीशन ने जो बेसिक फ्रेमवर्क बनाया है उसमें लैंगिक समानता की बात कही है जी, उसमें कहीं भी रीति रिवाजों की बात वो नहीं कही है। इसलिए वो कहा गया है कि ट्राइबल सोसाइटी में अलग अलग जो उनके छोटे छोटे पॉकेट्स हैं उसमें अपने रिवाज हैं, हजारों वर्षों की उनकी संस्कृति है जी। उसको कानून बना के और उसको लागू करने वाला सरकार कौन होता है? ठीक है। और दूसरी बात ये हमें समझना चाहिए कि वो शेड्यूल्ड के पूरे आदिवासी समाज है जिनके रक्षक जो है वो राष्ट्रपति होते हैं जी। ये उनका एक धरोहर है, इस देश में एक मान्यता है। ठीक है। और ये इन सब चीजों को समझे बगैर अगर आप सीधे ट्राइबल जोड़ देते हैं तो आप इसमें भ्रम फैला रहे हैं। ठीक, लौटता हूं। और भ्रम की स्थिति ये है, लालजी मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर दूं कि केरल में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब जो है उसको दफनाने के बदले जलाया जाएगा। अच्छा। अब जो है इस तरह ट्विस्ट दिया जा रहा है, वहां पे शादी करने की इजाजत नहीं होगी तो ये इस तरह का कानून बनेगा। सवाल सिंपल से है, लैंगिक समानता की बात में अतीकुर रहमान साहब बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो बेसिक फ्रेमवर्क है उसको हमने पढ़ा है, उसमें सिंपल सी बात बताई गई है महिलाओं को अधिकार को लेके कि जैसे गोवा में सबका रजिस्ट्रेशन मस्ट है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, उनका रजिस्ट्रेशन मस्ट है। तो वैसे और शादियों में भी इस देश में शादियां रजिस्टर्ड होगी। तलाक के मामले में कानून होंगे, गोद लेने के मामले में कानून होंगे, शादी की उम्र के मामले अधिकार में अतीकुर रहमान साहब को पूछ लीजिए कि मुस्लिम महिलाओं को अगर उसका पति मर जाए तो उसमें कितनी संपत्ति उसको मिल जाता है हक में। तो ये सारे सवाल हैं जिसमें एक न्याय दिलाने की बात हो रही है, जिसमें एम्पावरमेंट की बात हो रही है, इसमें भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। लौटता हूं तो अतीकुर रहमान साहब, मैं विनोद बंसल जी के पास भी आऊंगा। विनोद बंसल जी अभी आता हूं आपके पास, एक प्रतिक्रिया जरा अतीकुर रहमान साहब की, एक प्रतिक्रिया अतीकुर रहमान साहब। अतीकुर रहमान साहब, ये बिल्कुल साफ है कि रीति रिवाज को लेकर के कोई यूनिफॉर्म सिविल नहीं आना है, कोई कोड नहीं आना है। ये बात है लैंगिक समानता जैसी, शादी की उम्र जैसी चीजें, जो तलाक की चीज़ें हैं वो, फिर अपनी संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर के, चाहे पुरुष हो स्त्री हो सबको समान मिले, बेटा बेटी को, ये सिर्फ उससे जुड़ी बातें हैं तब तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रीति रिवाज तो जैसे मंदिर में हम घंटी बजाते हैं, मान लीजिए हिंदू जाते हैं बजाएंगे वो बजाएंगे, जैसे आप मुस्लिम भाई अजान देते हैं उस तरह अजान देंगे, तो दिक्कत क्या है? बहुत खूब। देखिए विनोद जी ने बहुत सही कहा कि जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं, और हमारे विनोद मिश्रा जी ने भी कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है। भाई जितनी मुंह उतनी बातें इसीलिए हो रही है विनोद जी और मिश्रा जी, इसीलिए भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारे सामने कोई भी अभी ढांचा नहीं आया है। कोई आपसे वो ढांचा मंगाए तो आप अपना ढांचा डालिएगा। विनोद बंसल जी इनको सुन लेते हैं, फिर प्रतिक्रिया दीजिएगा। हाँ देखिए आपका जो मुख्य प्रश्न है वही सुप्रीम कोर्ट ने हमको याद दिलाया है। कहीं से कहीं तक महिलाओं के साथ में जो अत्याचार और भेदभाव हो रहा था वो ये धर्म के और इस्लाम के और शरिया के नाम पर ठेकेदारों को ठिकाने लगाने का अगर मसौदा आएगा
हम इसके साथ हैं। कहीं से कहीं तो तक फिर आपत्ति कहां पर है सर? कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ ये है क्या ढांचा आ रहा है। अच्छा, ठीक है। पार्लियामेंट में बहस क्या होगी? ठीक है। थम्स अप टू दी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी के लिए। और आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये बात भी साफ कर दी कि लोगों के रीति रिवाज को छेड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये स्टैंडिंग कमेटी में बात आई है सर। बहुत मजबूत बात है ये। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए विनोद जी, हम सब पूरा देश आपके साथ है। ठीक है, तो हम इसी टेक को आपके इस टेक को बिल्कुल ये खैर मकदम करने लायक बातें हैं, हम बिल्कुल इसी चीज को लेकर चल रहे हैं। तो अब बताइए विनोद बंसल जी, अब कहां दिक्कत है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जब दिक्कत कुछ नहीं है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी जो एक तरह से अतिवादियों की संस्था जो है, लगातार मुसलमान यूथ को भड़काने, बरकलाने और भटकाने की कोशिश क्यों कर रही है, जब उनको पता ही नहीं कि आखिरकार यूसीसी में है क्या। आखिरकार उनको ये पता ही नहीं कि होने क्या जा रहा है, तो विरोध किस बात का। लेकिन बात यह कि विरोध के लिए विरोध करना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना कुछ इस्लामिक जिहादी संगठनों का एक मजमून सा बन गया है, वो उनकी आदत सी बन गई है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अतीकुर रहमान जी एक विद्वान वक्ता है, मैं कहना चाहता हूँ कम से कम आप तो अपने पत्ते खोल दो। सरकार को नहीं पता, मान लो सरकार ने कोई ड्राफ्ट नहीं दिया, आपके दिमाग में इतनी सारी बातें हैं, तो कम से कम आप ही अपने व्यू पॉइंट दे दो। क्या आपने लॉ कमीशन को कोई सिफारिश भेजी है? क्या भेजना चाहिए अगर आप वास्तव में नागरिक है तो। मैं कहता हूँ समर्थन में विरोध में कुछ तो करो। अतीकुर रहमान साहब ने तो अभी समर्थन किया है। करना ठीक नहीं है। हाँ, पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग नजरिया लेकर के अतीकुर रहमान साहब ने समर्थन किया है, हमने अभी देखा सुना। नहीं, देखिए टीवी चैनल पर समर्थन करना अलग बात है और लिख के देना दूसरी बात है। ये वो लोग हैं जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं। छोटा सा काउंटर अतीकुर रहमान साहब, इनके एक व्यक्ति कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है, तीसरा उसको और लपेट देता है। अतीकुर रहमान साहब छोटा सा काउंटर दीजिए। फिर कलम हो जाएगा। विनोद जी, आप मुझे जान रहा हूं मैं कि भड़काने की कोशिश कर रहे हैं आतंकी संगठन। अरे मुद्दा आतंकी संगठन का नहीं है, मुद्दा ये है कि तमाम देश के लोग, चाहे वो आप हो, मैं हूं या आतंकी संगठन कोई है, वो भी अगर कम से कम अभी फिलहाल सिटीजन ऑफ इंडिया है और उसके ऊपर बैन नहीं लगाया गया है, वो सब अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ठीक। हम फैलाने के लिए आप है ना। ठीक है। विनोद मिश्र जी जल्दी से छोटा सा मुझे बताइए, जो अतीकुर रहमान साहब बात कर रहे हैं, ये पर्सनल लॉ बोर्ड से तो बिल्कुल अलग नजरिया रख रहे हैं, स्वागत योग्य नजरिया है। विनोद मिश्र जी। लाल जी जी, जैसा मैं अतीकुर रहमान साहब का, देखिए अतीकुर रहमान साहब को मैं सब दिन मानता हूं कि वो काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं, विद्वान आदमी हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि जो इस देश में इस्लाम को जानने वाले जो कुछ लोग होंगे उसमें अतीकुर रहमान साहब हैं, कोई दो मत नहीं है। लेकिन अतीकुर रहमान साहब लेकिन तो वो अगर इस बात को सामने में रख नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनकी दिक्कत क्या है कि दिक्कत क्या है, मैं ये इसलिए बताता हूं कि ये चर्चा में क्यों आई। लॉ कमीशन ने तो 15 दिन पहले मांगा था लोगों से राय, लेकिन लोग कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो पिछले दिनों जब भोपाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब इस बात की चर्चा की और खास करके मुस्लिम महिला और पसमानदा समाज के जो लोग हैं उनके अधिकारों की बात की, तो उन्होंने साथ में जोड़ा कि ये कुछ ठेकेदार जो हैं वो कैसे भ्रम फैला के इनको अभी तक पीछे धकेल रखा है। वो ठेकेदार कौन है? वो वही पॉलिटिकल पार्टी के लोगों, इसमें समाज को पहचानने की जरूरत है, इसमें अतीकुर रहमान साहब को पहचानने की जरूरत है। अभी मसौदा आया नहीं है तो अतीकुर रहमान साहब, केरल में क्या जरूरत पड़ गई कि वहां मुस्लिम लीग से लेके सारी पार्टियां और सारी एजेंसियां जो है वो घर घर जा रही है, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं वहां कांग्रेस पार्टी के सामने में मजबूरी है कि यहाँ दिल्ली में वो कह रहे हैं कि अभी हम इंतजार करेंगे ड्राफ्ट का, और वहां पार्टी वहां डिमोन्स्ट्रेशन कर रही है। हम तो उम्मीद ये करते हैं इसलिए हो रहा है। अभी आम आदमी पार्टी का स्टैंड देखिए और भगवंत मान का भी स्टैंड बदल लिया उन्होंने अपना स्टैंड। सही बात। तो ये इसलिए हो रहा है कि हर को ये डर है कि कहीं उसका वोट बैंक लग सकता है। ठीक, हम उम्मीद लेकिन करेंगे कि आखिरकार राजनीतिक पार्टियां, सभी संगठन वही रुख रखेंगे जो रुख अभी अतीकुर रहमान साहब ने रखा है कि बिल्कुल आना चाहिए। उन्होंने थम्स अप दिया है और हम उम्मीद करते हैं सभी की तरफ से ये थम्स अप मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, फिर कभी और इस पर चर्चा करेंगे। विनोद बंसल जी जुड़ने के लिए, अतीकुर रहमान साहब आपका भी जुड़ने के लिए और विनोद मिश्र जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में।